हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्पेस डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ा था। स्पेस डिप्लोमेसी में हमने देखा था कि किस प्रकार से इंडिया उसमें जो है, जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं उससे जो है इंडिया अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सॉफ्ट पावर पॉलिसी का उपयोग और उसमें उसका उपयोग कर रहा है और उसको आगे ले जा रहा है। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं मिडिल पावर कोलिजन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं और जो करंट ग्लोबल कंडीशंस हैं उससे लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मिडिल पावर का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसे देश जो ना तो ग्रेट पावर होते हैं ना ही सुपर पावर होते हैं, उसके बीच के होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं कि इन देशों के बीच में जो कोलिशन है, गठबंधन है, मिडिल पावर कोलिशन का मतलब मध्य शक्तियों का गठबंधन से इंडिया को कैसे बेनिफिट होने वाला है और इसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं मिडिल पावर कोलिशन। तो आइए हम यहाँ पे एक बार नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल, जिसकी एक पिरामिड, ठीक है। और इस पिरामिड को मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा ऐसे, राइट। ये है आपका एपेक्स, ये पूरी दुनिया है, समझ लो एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर है। और यहाँ पे है आपके सुपर पावर। सुपर पावर्स तो नहीं बोल सकते, सुपर पावर ही बोलेंगे, सुपर पावर। और यहाँ पे है आपके ग्रेट पावर्स। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, आपको वर्ल्ड ऑर्डर समझने में इजीली मतलब आसानी होगी। ये हैं आपके मिडिल पावर्स और ये सबसे बॉटम में है वीक पावर्स। तो मोटा मोटी इस दुनिया को, पूरी दुनिया को जो है हम इन चार पावर्स में बांट सकते हैं। तो अगर हम बात करें सुपर पावर्स की, तो सुपर पावर्स अभी भी हमारा जो है यूएस से बना हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अपने एलाइड कंट्रीज के साथ, जो वेस्टर्न कंट्रीज इसको हेल्प करती है उनके साथ। जो ग्रेट पावर है इसमें आप रख सकते हैं चाइना को, रशिया को, ब्रिटेन को, जर्मनी को, फ्रांस को, ऐसे आप मतलब रख सकते हो ग्रेट पावर्स के रूप में। और जो मिडिल पावर है, मिडिल पावर्स, इसमें आप रख सकते हो इंडिया को, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी रख सकते हो आप इसमें, ब्राजील, मैक्सिको भी है मिडिल पावर। जो छोटे छोटे देश हैं, जो सॉरी छोटे नहीं है, आई मीन टू से कि जो कम लेस फॉर मतलब इन्फ्लुएंसिव कंट्रीज हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे इनसे कम। जो ये सुपर पावर्स हैं, तो आप ये देखो, सुपर पावर्स जो होती है, जो कंट्री सुपर पावर होती है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे होता है, यू नो, पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव होता है। जैसे कि यूएस का प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे, यूएस की जो पहुंच है वो दुनिया के कोने कोने में है। उसके पूरी दुनिया में जगह जगह पे मिलिट्री बेस, नेवी बेस फैले हुए हैं। और नहीं अगर कहीं पे है तो वहाँ पे जो है इसके जो वो घूम रहे हैं, क्या बोलते हैं, पोत, युद्ध पोत जगह जगह पे इन्होंने तैनात कर रखे हैं। और ये क्या है कि लॉजिस्टिक, इसको जो सपोर्ट है ना, यूएस की पॉलिसी का एक हिस्सा है कि अगर
खुद को जो है टॉप पे रखना चाहते हो तो अपनी पहुंच को हर जगह पे बना के रखो, अपनी पहुंच को हर जगह पे बना के रखो। और यूएस यही करता है कि अगर अपनी पावर को बनाए रखना चाहते हो, अपने आप को, क्या है कि दूसरों से डरना बंद करना है तो उसको डराना शुरू कर दो। और इसलिए जरूरी है कि अपनी अप्रोच हर जगह पे रखो, अपनी पहुंच हर जगह पे रखो। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे अगर यूएस का कोई एलाइड कंट्री है, लाइक ताइवान अगर है, और ताइवान के साथ चाइना ने कोई झगड़ा कर लिया, तो यूएस अब वहां से तो अमेरिका से तो अपने सपोर्ट भेजेगा नहीं यहाँ तक। वो यहाँ के जो आसपास के जो सपोर्ट है, लाइक जो उसका जापान में जो नौसैनिक, जो इसका सैनिक अड्डा है, वहां से वो सपोर्ट भेज देगा। तो क्या है, चाइना को डर लगेगा कि भाई हम इस पे हमला नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये एक पहुंच है, पहुंच का एक पावर है। ये पूरे पैसिफिक ओशन में उसका जो है डियागो गार्सिया जो हमारे हिंद महासागर में है, वहाँ पे उसका नौसैनिक बेस है। जिबूती में जो है उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर है, जहाँ से वो कहीं पे भी अपना जो जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, जो रेड सी का, और जो तो हमने देखा था उसको इंडियन ओशन में। तो ये हर जगह पे यूएस है। तो यूएस सुपर पावर है, इसकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी है। डॉलर जो है, डॉलर डोमिनेट करता है पूरी दुनिया को, जो इसकी डॉलर करेंसी है। अभी भी वो वैश्विक मुद्रा है। जो वैश्विक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन, आईएमएफ, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब यूएस के इसके इशारे पे काम करते हैं। तो ये क्या है, सुपर पावर है, ऑब्वियसली सुपर पावर है। तो ग्रेट पावर्स जो होते हैं, चाइना, इनका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस होता है, वो एक कॉन्टिनेंट पे हो सकता है। जैसे कि चाइना का प्रभाव पूरे एशिया कॉन्टिनेंट पे है, राइट। इस दृष्टिकोण से अगर मिडिल पावर का देखा जाए तो एक जो है जो है सब कॉन्टिनेंट में हो सकता है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया का है, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया का इन्फ्लुएंस है। वीक पावर का प्रभाव जो होता है वो खुद इनका अपने देश पे भी नहीं होता है प्रभाव, लाइक सोमालिया आप कह सकते हो, फेल्ड नेशन सोमालिया। अफगानिस्तान पहले ये भी तालिबान के जब रेजिम में था तो उसका भी यही हाल था। तो एक तरीके से हमने देखा वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये जो मिडल पावर्स हैं, ये एक उभरती हुई शक्तियां हैं, और जो है इनका इनके पास इनकी इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है, और जो है इनका जो पोजीशन है, ग्लोबल स्टेटस है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो अब हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि जो इनके बीच पे पॉलिटिक्स होते हैं तो क्या हो सकता है। वो होता है कि अमेरिका जो है, यूएस जो है, ये कभी चाहेगा कि यहाँ पे कोई दूसरी पावर भी आए उसके पैरेलल। तो कभी नहीं चाहेगा कि जो दुनिया जो है यूनिपोलर ही रहे हमेशा। वो हमेशा यही चाहेगा, ठीक है, कि दुनिया यूनिपोलर रहे। और फिर क्या हुआ, वो वो ये भी चाहेगा वो ये भी चाहेगा कि यहाँ पे लेकिन बदलाव आए, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। ग्रेट पावर एक नहीं होनी चाहिए एक कॉन्टिनेंट में। लाइक अगर चाइना यहाँ पे है तो चाइना अकेले इसको इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि चाइना तो फिर डायरेक्ट अमेरिका पर टारगेट करेगा। तो चाइना को इंगेज रखने के लिए इंडिया जो है क्या करेगा, इंडिया को हेल्प करेगा, इंडिया को चाइना के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश करेगा। और फिर क्या होगा, चाइना इंडिया के जो है कुछ दृष्टिकोण में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाएगा। मतलब शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। यूएस चाहेगा कि यहाँ पे चेंज हो, चाइना ये चाहेगा कि यहाँ पे कोई चेंज ना हो, यहाँ पे चेंज हो, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्या होगा, चाइना कहेगा कि इंडिया जो है, इंडिया अगर चाइना को डिस्टर्ब कर रहा है तो चाइना क्या करेगा, चाइना इंडिया को करेगा कि इंडिया इसको ध्यान में न रख करके पाकिस्तान को ध्यान में रखे, पाकिस्तान को खड़ा करेगा इंडिया के साथ में। ये एक पूरी मतलब वर्ल्ड लेवल पर डिप्लोमेसी चलती है इस तरीके से। हम एक वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, पाकिस्तान इंडिया के पैरेलल में चाइना इसको सपोर्ट करेगा,
तो यहाँ पे चाहता है चाइना कि यहाँ पे चेंज हो, और यहाँ पे चेंज ना हो। यूएस चाहता है कि यहाँ पे चेंज ना हो, यहाँ पे चेंज हो। ठीक है, तो ये एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, और जो ये वीक पावर्स होते हैं वो इस लड़ाई झगड़े में जो है लड़ाई के मैदान बनते हैं। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा वर्ल्ड ऑर्डर, और इसी तरीके से जो है पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर बनता है। अभी क्या है कि अभी जो दुनिया है ना, पावर के सेंटर्स तो अभी अमेरिका सुपर पावर्स तो है, लेकिन और भी जो पावर सेंटर्स है ना वो उभर रहे हैं। अब एशिया में क्या हो रहा है, एशिया में पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। रसिया, फिर से जो है दुनिया एक तरीके से बाईपोलर हो रही है। रसिया, चाइना, चाइना जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और चाइना ने एक बाईपोलर कंडीशन जो है क्रिएट करने की कोशिश करी है। इंडिया, इसीलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, एशियन एरा। पहले जो है 90th सेंचुरी क्या था, जो 90th सेंचुरी था वो यूरोपियन एरा था। यूरोपियन एरा, यूरोपियन एरा था। 20th सेंचुरी क्या था, 20th सेंचुरी यूएसए का एरा था, यूएसए का एरा। अब 21st सेंचुरी क्या होगा, चाइनीज, चाइनीज एरा होने वाला है। तो दिस इज द सिनेरियो। तो ऐसे में जो जो मिडिल पावर्स हैं, हम यहाँ पे एक बार मिडिल पावर्स की परिभाषा देख लेते हैं, ताकि हम जब आंसर लिखें तो ये लिख सके। In international relation, a middle power is a sovereign state that is not a great power nor a superpower, but still has large moderate influence and international recognition। ना तो सुपर पावर है, ना ही ग्रेट पावर है, लेकिन फिर भी जो है उसका इन्फ्लुएंस और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। Countries like Australia, Japan, India, Brazil, South Korea are important middle powers, and that are important for India in changing world order। बदलती हुई जो है विश्व व्यवस्था में ये जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं वो भारत के लिए बहुत महत्व रखते हैं। आप इसको उत्तर में ऐसे लिख सकते हैं, these countries can play an important economic, strategic and political role in India's rise as a major Asian and global power। ये कंट्री जो है भारत आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक और राजनीतिक जो है भारत की आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रोल को बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ताकि इंडिया जो है एक प्रमुख एशियन शक्ति से जो है वैश्विक शक्ति में बदल सके। तो ये है इसका एक डिफिनेशन, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आंसर में आपसे पूछा जाता है, ऑन क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसका इंडिया के लिए पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एट द टाइम व्हेन यूनाइटेड स्टेट ग्लोबल इन्फ्लुएंस इज डिक्लाइनिंग, जैसे हमने बात किया कि यूनाइटेड स्टेट्स का ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है डिक्लाइन हो रहा है, एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एन एरा ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कोई ये पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि दुनिया में क्या होने वाला है, कैसी व्यवस्था बनने वाली है। ए न्यू मिडिल पावर कोलिजन जो है इज नीड ऑफ एन आवर। तो एक इस परिस्थिति में जो है एक नया जो है मध्य शक्ति गठबंधन बहुत जरूरी हो गया है। डीपर टाइज विद द मिडिल पावर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल and Japan and South Korea are important in changing global order। जो इनके बीच में जो देश हैं जो मिडिल पावर्स के, उनके बीच में गहरा जो है संबंध बनना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि जो है ये दुनिया को जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंस रख सके। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो G20 की कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी जो है कितनी अच्छे से जो है बैलेंस्ड है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया को जो है बैलेंस करने के लिए इन कंट्रीज के बीच में क्या चाहिए, एक डीपर टाइज चाहिए। और इसमें जो है इंडिया का जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा इन देशों के बीच में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इंडिया आल्सो हैज ए लार्ज डायस्पोरा इन दीज कंट्रीज दैट सिंस
होम अराउंड 35 बिलियन ऑफ द रेमिटेंस। 35 बिलियन ऑफ द रेमिटेंस ये कंट्रीज जो है ये यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं यहाँ पे वो भेजते हैं। तो आप समझ सकते हो इससे कि इसका कितना ज़्यादा महत्व है ये जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में। ग्लोबल राइज ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ चाइना and improving growth trajectory of numerous middle powers, collaborating with these countries can help India progress being South Asian power to an Asian and eventually global power. चाइना की जो तीव्र विकास हो रहा है, ठीक है, और जो ये मिडिल पावर्स की भी जो ग्रोथ है वो सुधर रही है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो सुधर रही है। ऐसी कंडीशन में इंडिया को इन मिडिल पावर्स कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वो एक साउथ एशियन पावर से जो है एशियन पावर और उसके बाद से ग्लोबल पावर्स के रूप में बदल सके। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया का भी जो है यूएस की जगह इंडिया भी हो सकता है। इट इज नॉट प्रेडिक्शन, इट इज पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। The Indian economy's projected growth, along with the improved relationship with the United States, have enhanced India's status in many of these powers. जो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट बढ़ी है, इंक्रीज करी है, ठीक है, ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन अब ज़्यादा हो रहा है, इंडिया का IMF भी कर रहा है अच्छे से, और अमेरिका के साथ जो हमारे देश के सहयोग डेवलप हो रहा है, कोऑपरेशन डेवलप हो रहा है, जैसे क्वाड में अभी हम आ गए हैं, अमेरिका ने भारत के साथ बहुत सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स वाली ट्रीटीज भी करी है। तो क्या है कि इंडिया का इन कंट्रीज के बीच में इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। तो इसके लिए ग्लोबल जो राइज के लिए जरूरी है कि हम मिडिल पावर कोलिजन का उपयोग करें, मिडिल पावर के साथ हम जुड़े। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कोई भी देश अगर तेजी से बढ़ता है, विकास करता है, तो इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जैसा कि चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और इसीलिए जो हाथ पांव मारता रहता है पूरी तरफ। ठीक है, तो कोई भी देश ग्रो कर रहा है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इंडिया की भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो इसीलिए अल्टरनेटिव एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मिडिल पावर कंट्रीज आर एम्ड एट द स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट इन द रीजन, द oil rich countries like Saudi Arabia are critical for India's massive energy requirement. जो सऊदी अरबिया का ऑयल भंडार है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल स्टोरेज है सऊदी अरबिया के पास। ठीक है, आप फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो मिडिल पावर कंट्रीज आर एम्ड एट स्ट्रेंथिंग, एम आई राइट कि सऊदी अरेबिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट स्टोरेज है। तो मिडिल पावर जो कंट्रीज हैं आर एम्ड टू स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप विद द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, और इसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो है हम इसको आगे पढ़ेंगे एक अलग क्लास में। काउंटरिंग चाइना को जो है काउंटर करने के लिए देखिए ये मिडिल पावर कोलिजन कितना जरूरी है। टू द ईस्ट साउथ कोरिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया all are middle powers that are deeply connected with the China economically। इनके साथ चाइना का इकोनॉमिकली जो रिलेशन है, चाइना चूंकि एक मैन्युफैक्चरिंग हब है तो इसकी जो इकोनॉमी है ना ये मैन्युफैक्चरिंग पे ही डिपेंड करती है। चाइना की जो ये इसमें इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि जो इन्होंने अपना डेवलपमेंट जो किया ना काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से किया। शुरू में जो है भूमि सुधार किया, कृषि का सुधार किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को किस तरीके से बदला, आयकर को अपने किस तरीके से कम किया, इसके बारे में हम बात करेंगे कभी। ठीक है, तो ये आयकर का मतलब होता है कि प्रोडक्शन की एक इकाई पर लगने वाला जो है टोटल खर्च, कितना खर्च आ रहा है। जैसे एक जूता बनाने पर कितना खर्च हो रहा है, 10 जूता बनाने पर कितना खर्च हो रहा है, तो इसमें कमी की गई चाइना के द्वारा। वो कैसे किया गया, स्किल डेवलपमेंट से किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या है रिसोर्सेज का काफ़ी
एनहेंस तरीके से यूज होगा। बट जो है आर्टिलरी एलाइज ऑफ द यूएस, लेकिन जो ये देश है ना चाइना के साथ इकोनॉमिकली सपोर्ट तो इकोनॉमिकली रिलेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ट्रीटी एलाइज किसके हैं ये यूएस के हैं। all are potentially useful economy and strategic partners for India। और भारत के लिए दोनों का जो है इकोनॉमिक और सामरिक दृष्टिकोण से जो है पार्टनर्स बनने की काफी क्षमता है। तो ये पार्टनर्स विद दीज पावर्स विल क्रिएट मोर बैलेंस इन द रीजन इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय चाइना। इन कंट्रीज के साथ जिनका ट्रीटीज एलाइज है जो यूएस का, उनके साथ इंडिया की अगर पार्टनरशिप होती है, आप जानते ही हो साउथ कोरिया में जो है, साउथ कोरिया का पूरा डेवलपमेंट जो है यूएस के सपोर्ट से हुआ है, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने की वजह से हुआ है। नहीं तो इनका भी हाल नॉर्थ कोरिया के जैसा हो सकता था अगर चाइना के साथ चले जाते। तो जापान ने कितना तेजी से ग्रोथ किया, इसका जो ह्यूमन रिसोर्स है जापान का, इन्होंने इसका उपयोग जो है काफी अच्छे से किया। इनके बारे में कहानियां हम सुनते हैं कि यहाँ के लोग 4 घंटे जो है देश के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है वो नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स को इन्होंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसके पास भी काफ़ी पोटेंशियलिटी है। तो a partnership with these powers will create more balance in the region increasingly dominated by China। जो चाइना के द्वारा इस रीजन को जो डोमिनेट किया जाता है, प्रभुसत्ता जो हेजेमनी चाइना यहाँ पे इस रीजन में स्थापित करने की कोशिश करता है, उस रीजन में जो है इनके साथ कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। चाइना जो कि ये कैपिटलिस्ट है, ये नॉर्थ कोरिया का इसको अपना दुश्मन मानता है साउथ कोरिया को, इसलिए जो है चाइना भी इसके ज़्यादा क्लोज नहीं है। जापान के साथ तो है ही नहीं है, जापान के साथ तो इनका जो है पुश्तैनी लड़ाई है, ठीक है। दे कैन बी क्रिटिकल टू यूज to the US India joint strategic vision for Asia Pacific region। जो US और इंडिया का joint strategic vision है for the Asia Pacific and Indian Ocean region के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं इनका काफी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट देखते हैं मिडिल पावर कोलिशन का क्या है। The potential economic benefits of India's partnership with the middle powers are significant। India requires 1 trillion over the next decade to upgrade its infrastructure। आधारभूत संरचना और संरचना में सुधार करने के लिए जो है उसको उन्नत बनाने के लिए इंडिया को अगले दशक तक जो है $1 ट्रिलियन चाहिए होगा, जिसके लिए क्या चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वाइल जापान इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो इस पे जापान ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट विल आल्सो नीड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम सच कंट्रीज एज साउथ कोरिया एंड कनाडा, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो है अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया की कंपनी आई भी थी इंडिया के ओडिशा में पास्को जो है स्टील प्लांट लगाने के लिए, लेकिन काफी विरोध होने की वजह से जो है वो अभी अतर में लटक गया। तो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट इंडिया को है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सो इट इज़ वेरी गुड टू मिडिल पावर के साथ जो है हम अपना कोलिजन को बढ़ाएं। न्यूक्लियर एनर्जी आने वाले दिनों में जापान विल रिमेन क्रूशियल फॉर इंडिया फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया हैज कंक्लूडेड विथ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा दैट विल प्रोवाइड द यूरेनियम। कनाडा के पास आपको मालूम है सबसे ज़्यादा यूरेनियम का रिसोर्स है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। तो इनके साथ जो है इंडिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जो यूरेनियम देने की बात भी की थी, ठीक है। तो यूरेनियम हमको चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके लिए यूरेनियम चाहिए, जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए चाहिए। अगली क्लास में हम जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम इसको ब्रॉडली देखेंगे।
Additionally, Japan, Australia and Canada are member of the nuclear supply group. NSG के मेंबर हैं ये जापान, जिसमें इंडिया एनएसजी का मेंबर बनने की जो बिल्कुल कोशिश किए जा रहा है। एमटीसीआर का तो इंडिया बन गया है मेंबर, लेकिन जापान ये एनएसजी ग्रुप का नहीं बना है, नहीं बन पा रहा है। इनफैक्ट जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है एनएसजी ग्रुप के मेंबर है, तो इनका एनएसजी की मेंबरशिप हासिल करने में भी इंडिया को काफ़ी हेल्प हो सकती है। और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स है, ये जो इसकी जो ट्रीटी इसमें अंदर जो है, जो भी इस ग्रुप के कंट्रीज होते हैं वो उन्हीं देशों के साथ ये न्यूक्लियर रिसोर्सेज यूज शेयर करते हैं जो एनटीपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए होते हैं। तो इंडिया को इसमें जो है एक एडवांटेज मिल सकता है। With deeper ties to these countries, India's support base for membership of these regime can be widened. डिफेंस के क्षेत्र में जो है क्या पॉसिबिलिटी है मिडिल पावर कोलिजन की, तो द मिडिल पावर विल आल्सो बी क्रिटिकल पार्टनर्स फॉर द इंडियाज नेबर्स इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन। हम बहुत सारा हथियार जो है ना बाहर से खरीदते हैं, जो हमारे जो डिफेंस के लिए हम हथियार जो है बाहर से खरीदते थे। इंडिजिनस जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो अभी भी हमारा काफ़ी लैगिंग बिहाइंड है, तो इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। एंड टू रिड्यूस द कंट्रीज डिफेंस इम्पोर्ट बिल, जो हमारा जो खर्च है इस पे डिफेंस से रिलेटेड हथियारों की खरीद फरोख्त पे, उसको कम करने के लिए इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शंस को जो है बढ़ाना होगा। तो although major powers रसिया एंड यूएस have been the biggest source of the defense export, जिनसे हम यूएस और रसिया से हम सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस के जो सुरक्षा के सामान हैं, हथियार हैं, वो खरीदते हैं और उनके साथ जो है बनाते भी हैं, जैसे ब्रह्मोस बनाया है हमने। डील सच विद इजराइल जैसे देश के साथ अगर हम डील करते हैं, लाइक स्पाइक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल का स्पाइक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ जो है हमको क्या होगा, विल अनलॉक इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उसको जो है अनलॉक किया जाएगा। ठीक है, मतलब हम बनाना शुरू कर देंगे, हमको हेल्प मिलेगा कि हम अपना जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन खुद से डेवलप किया था वैसे इसी तरीके का कुछ हम जो है इस डिफेंस सेक्टर में भी कर सकेंगे। तो इंडिजिनाइजेशन बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा जो बहुत पैसा खर्च होता है डिफेंस के जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने हथियार खुद ही बनाएं, डेवलप करें, और इससे क्या होगा कि हमारी आत्मनिर्भरता इसमें बढ़ेगी, तो हमारे जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम अभी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। और आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनको भी हेल्प मिल सके। तो इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।